संभोग से समाधि, इन शब्दों को पहली बार जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि अब तक लोग संभोग को नर्क का द्वार ही मानते थे। ये और बात है कि दुनिया में हर कोई इसका मजा लेना चाहता है, लेकिन इसके बाद इससे छी छी थू थू वाला रवैया भी अपनाता है। प्रकृति का बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जिस चीज या व्यक्ति के प्रति आप हेटिज्म और अनटचेबिलिटी का एटीट्यूड अपनाओगे, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर आप पर भी होगा और आपको पसंद न आने वाला व्यवहार झेलना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी मॉडर्न जरूर हो गई है, लेकिन इस चीज को लेकर उसमें ये हिपोक्रेसी अभी भी बाकी है। ओशो ने अपने शब्दों में जब संभोग में समाधि का जिक्र किया तो लोगों में जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा हुई। लोग ओशो के प्रवचनों को सुनते, उनकी बातों को सुनते और उनके दीवाने हो जाते। उनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंच गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि विनोद खन्ना बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को टक्कर देने वाला केवल एक ही स्टार पैदा हुआ था। अगर वो अपना पूरा फिल्मी करियर एंजॉय करता तो डेफिनेटली अमिताभ बच्चन की जगह महानायक वाली नहीं होती। लेकिन विनोद खन्ना को ओशो के प्रवचन इतने पसंद आ गए कि उन्होंने अपना बॉलीवुड का करियर ही छोड़ दिया और उनके कैलिफोर्निया वाले आश्रम में माली का काम करने लगे। जब वो वापस लौट कर आए तो बॉलीवुड में उनके लिए करने लायक बहुत कुछ नहीं था, और वो ऐसे इकलौते व्यक्ति नहीं थे, बल्कि और भी लोग थे। ओशो ने दुनिया को अपने नजरिए से देखा और इस नजरिए को दुनिया के सामने रखा। लेकिन जो लोग ओशो के फॉलोअर्स बने, उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो संभोग से समाधि तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि पहले ही शब्द पर अटक कर रह गए। इसके साथ नशे का कॉकटेल जुड़ गया और ओशो को सेक्स गुरु का टैग मिल गया। उनका नेगेटिव प्रचार प्रसार होने लगा, जिसके चलते दुनिया के 21 देशों ने उन्हें अपने यहाँ आने की परमिशन देने से ही मना कर दिया। तो आज के वीडियो में आइए जानते हैं ओशो की लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओशो को लोग आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जन्म से उनके माता पिता ने इनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा और ये चंद्रमोहन जैन के नाम से ही पहचाने गए। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में रायसेन के नजदीक कुचवाड़ा गांव में ओशो का जन्म हुआ। रूढ़िवादी विचारों के जबरदस्त विरोधी ओशो अपने जीवन में बड़ी जल्दी पॉपुलर होते चले गए। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में पब्लिकली स्पीच देना शुरू किया। उन्होंने लोगों के बीच यात्राएं की। वो तकरीबन सभी धर्म पर बोलते रहे और रूढ़िवादी परंपराओं की आलोचना करते रहे। यही वजह रहे कि धार्मिक लोग और उनकी विचारधारा का विरोध करने वाले भी कम नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उनका नाम रजनीश और चंद्रमोहन जैन है तो ये ओशो शब्द कहां से आ गया। तो आपको बता दें कि इसकी मूल उत्पत्ति से संबंधित कई बातें सामने आती हैं। एक मान्यता के अनुसार ओशो खुद कहते हैं कि ओशो शब्द पोएट विलियम जेम्स की एक पोएट्री ओशनिक एक्सपीरियंस से लिया गया है। इस कविता में ओशनिक शब्द से ओशो को लिया गया है। ओशनिक का मतलब होता है समंदर में विलीन हो जाना। ओशो का मतलब हुआ समंदर में विलीन होने वाला। ओशो के पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। ये 13 पंथ दिगंबर जैन थे। ओशो ने अपने ननिहाल में 7 साल की उम्र तक का समय बिताया और यही वो समय था जिसने उनके जीवन की धारा को निश्चित कर दिया, क्योंकि उनकी नानी के घर में उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता थी। वो उन्मुक्तता की तरफ बढ़ते चले गए और रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रहे। जब वो 7 साल के थे तब उनके नाना का निधन हो गया। इसके बाद वो गाडरवारा अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगे। वो बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उनके तेवर काफी विरोधी हुआ करते थे। जिस बात से वो सहमत नहीं होते थे उसे स्पष्ट मुंह पर कह देते थे। किशोरावस्था तक आते आते उनकी नास्तिकता उनके व्यवहार में झलकने लगी। ईश्वर में उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। इसी दौरान वो एक कुशल वक्ता और तर्क शास्त्री के तौर पर उभर रहे थे। थोड़े ही समय के लिए वो आजाद हिंद फौज और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी शामिल हुए। 1955 में उनका बीए कंप्लीट हुआ। इसके बाद वो आगे फिलॉसफी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने लगे और उनकी बायोग्राफी में एक ऐसे इंसिडेंट का जिक्र है जिससे ये पता चलता है कि उनका स्पिरिचुअल डायरेक्शन कैसा था। 21 साल की उम्र में उनको कुछ स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन हुए और इसके बाद वो इसी की तरफ बढ़ते चले गए। साल 1957 में वो फिलॉसफी से मास्टर डिग्री करने के बाद वो फिलॉसफी के टीचर के तौर पर रायपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, लेकिन उनके पढ़ाने लिखाने के तौर तरीकों को छात्रों के लिए काफी नुकसानदायक समझा गया और कुलपति ने उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। दर्शन शास्त्र के टीचर के तौर पर वो जबलपुर में भी रहे। यहाँ भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। दर्शन शास्त्र के शिक्षक होने के नाते उन्होंने उस दौर में गांधीवादी विचारधारा और परंपरागत धार्मिक संस्थाओं की आलोचना शुरू की,
जिसकी वजह से वो विवादित होते चले गए। वो इंडिपेंडेंट सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, जिसका वो प्रचार प्रसार करते थे। इसी की वजह से उनको सेक्स गुरु का टैग मिला। उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने फुल टाइम स्पिरिचुअल लीडर बनने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और देश के अलग अलग कोनों पर यात्राएं करने लगे, लोगों को अपनी स्पीच देने लगे। वो लोगों के छोटे छोटे ग्रुप के बीच अपनी बात कहते थे। धर्म, राजनीति, समाज, परंपरा जैसे सभी विषयों पर वो खुलकर अपनी बातें कहते थे। कई बार उनके विचार लोगों को पसंद नहीं आते थे, लोग उनका विरोध करते थे। उनके कंट्रोवर्शियल थॉट्स ने जहां उनके विरोधियों को खड़ा किया, वहीं लोगों के बीच उनको पॉपुलर भी किया। उनका क्रेज लोगों के बीच काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने शिक्षाओं में लक्ष्मी नाम की एक महिला को संन्यास की दीक्षा भी दी और उसका नाम मां योग लक्ष्मी रखा। इसी तरीके से क्रिस्टीना नाम की एक लड़की को उन्होंने सन्यासी होने की दीक्षा दी, उसका नाम प्रेम निवास रखा गया। मां योग लक्ष्मी ओशो की पहली पर्सनल सेक्रेटरी थी, जबकि ओशो के फॉरेनर फॉलोअर्स के लिए क्रिस्टीना को अपॉइंट किया गया। उनके फॉलोअर्स के बीच कैंप के ऑर्गेनाइज करने का काम क्रिस्टीना यानी मां प्रेम निवान ही किया करती थी। इन दोनों ने ओशो की पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाने में काफी पॉजिटिव काम किया। साल 1960 में उन्होंने नव संन्यास मूवमेंट को शुरू किया, जिसमें उन्होंने उन्मुक्त जीवन की वकालत की। स्पीच एक स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ ओशो ने एक ऐसा काम कर दिया जो युवाओं को काफी पसंद आया। उन्होंने सेक्स को स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का साधन भी बता दिया। इन दोनों अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ने से एक नया विचार सोसाइटी में स्प्रेड होना शुरू हुआ। जो इससे असहमत थे वो इसका विरोध करने लगे, लेकिन उस समय की यंग जनरेशन ने इसको हाथों हाथ लिया और ओशो के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती ही चली गई। ये विचार ओशो के नव संन्यास मूवमेंट की सोल बनकर लोगों के बीच फैल रहा था। उनके सन्यासियों की संख्या विदेश में बढ़ रही थी और हर साल विदेश से आने वाले ओशो के फॉलोअर्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। ओशो के ऊपर हमारा यह वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के आप देख सकें। 1960 के दशक में चंद्रमोहन जैन आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। 70 और 80 के दशक में उनका नाम भगवान श्री रजनीश हो गया और 1989 से लेकर अब तक उन्हें ओशो के नाम से जाना जाने लगा। 1970 में जब मुंबई में थे तो वहां उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संन्यास की दीक्षा दी। ओशो से मिलने के लिए फॉरेन से आने वाले उनके सभी शिष्य उन्हें काफी मात्रा में पैसे भी दिया करते थे। इस पैसे से उन्होंने एक बड़ा आश्रम को एस्टेब्लिश किया। साल 1974 में जब वो पुणे आए तो उन्होंने यहाँ एक आश्रम की स्थापना की। यहाँ पर विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। इसी आश्रम को आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशनल रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब यहाँ पर लगभग 30,000 के करीब सन्यासी रहते थे और जिनमें विदेशियों की संख्या ज्यादा होती थी। ओशो ने मेडिटेशन की अपनी थियोरी बनाई थी और उन थियोरीज को अपने शिष्यों पर अप्लाई करते थे। सक्रिय ध्यान, कुंडली जागरण जैसी कुछ विधियां ऐसी थी जो इनिशियल स्टेज में आने वाली सड़कों के लिए थी, लेकिन जैसे जैसे साधक आगे के स्टेज में बढ़ता चला जाता है उसके ऊपर अलग अलग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे पॉपुलर थियोरी थी लिबरलाइज सेक्स, जिसका सीधा सा मतलब ये होता था कि आश्रम में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते थे, एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर सकते थे। उन्हें इस मामले में कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी को लेकर के उनका काफी विरोध हुआ। रोजलिन स्मिथ साल 1980 में उनके आश्रम में 6 महीने के लिए रही थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि ओशो के आश्रम में महिलाओं के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता था। उन्हें कुछ इस तरीके से मोटिवेट किया जाता था कि वो उनके साथ होने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी का विरोध नहीं करती थी, बल्कि उनमें खुलकर पार्टिसिपेट करती थी। अपने आरोपों को और गंभीर करते हुए स्मिथ ने बताया कि वो वहां पर ग्रुप सेक्स जैसी एक्टिविटी भी होती थी और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता था। कोई अगर इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता था तो फिर उसको ग्रुप लीडर की तरफ से पनिशमेंट मिलती थी। आश्रम में रहने वाले एक्सर्ड फ्लोथ ने बताया कि इसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उन्होंने देखा कि 2 मेल एक फीमेल को एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे। डेविड पटेल के अकॉर्डिंग पुरुषों के आश्रम में चलने वाले ग्रुप सेक्स एक्टिविटी के दौरान जब एक महिला के साथ 2 लोग इन्वॉल्व हो रहे थे तो इस इंसिडेंट के बाद उस महिला को काफी मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा। ओशो के आश्रम से निकलने के बाद उसे कई सालों तक अपनी काउंसलिंग करानी पड़ी ताकि वो इस इंसिडेंट के सदमे से बाहर निकल सके।
इसे लेकर आश्रम में रह चुके डेसिबल स्मिथ का कहना था कि आश्रम में कंट्रोवर्शियल ग्रुप सेक्सुअल एक्टिविटी के चलते इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले कई लोगों को बीमारियां हो गई, जिनमें गिनोरिया और हर्पीज जैसी बीमारियां शामिल हैं। इन तमाम एक्टिविटी की वजह से सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही ओशो से काफी नाराज चल रहे थे। इसी साल 1980 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, जिसका टाइटल उन्होंने दिया संभोग से समाधि की ओर। जब ये किताब लोगों के बीच आई और इसमें लोगों ने स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल रिलेशन को लेकर ओशो के विचारों को पढ़ा तो एक अलग ही आइडियोलॉजी समाज में फैलने लगी। स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी को एक साथ रखकर जो किताब उन्होंने लिखी थी, उसे हजारों लोगों ने पढ़ा। बहुत सारे लोगों से एग्री नहीं करते थे। इसी तरीके से ओशो रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी अपने कमेंट करते थे, जो लोगों को पसंद नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेकर चल रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि वो लोगों को अपनी एक्चुअल सिचुएशन को लेकर जागरूक कर रहे थे। ये बात पॉलिटिशियन, धर्म गुरुओं और समाज के ठेकेदारों को इसलिए पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि लोगों को धोखे में रखकर ही वो अपना उल्लू सीधा कर सकते थे। यदि लोग अपनी सिचुएशन को लेकर खुद ही जागरूक हो जाएं और फैसले खुद ही लेने लग जाए तो फिर समाज के इन तीनों वर्गों को कोई भी नहीं पूछेगा। इस मामले में साल 1977 में पीएम बने मोरारजी देसाई ने काफी सख्त एक्शन लिया। वो ओशो की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। उन्होंने इनडायरेक्ट ओशो के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। फॉरेन से उन्हें जो कुछ भी मिलता था उस पर उन्होंने हैवी ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही ओशो की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा सरकार ने उनके खिलाफ कई लीगल एक्शंस भी लिए। कुल मिलाकर सरकार उनको परेशान कर रही थी, इसलिए उन्होंने इंडिया को छोड़ने का निश्चय लिया। वो यहाँ से अमेरिका चले गए। 1980 में वो अमेरिका गए और ओरेगोन में यूनाइटेड स्टेट्स की वॉस्को काउंटी में रजनीशपुरम नाम के शहर की स्थापना करी। साल 1981 में ओशो के संपर्क में उनकी एक नई शिष्या आई, जिसका नाम था शीला अंबालाल पटेल, जिसका नाम उन्होंने मां आनंद शीला रख दिया। आनंद शीला ओशो के काफी करीब रहती थी। अमेरिका के ओरेगॉन में वॉस्को काउंटी में एक डेजर्ट था जहां ओशो के शिष्यों ने उनके लिए पूरा का पूरा शहर बसा दिया, जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। कुल 260 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस शहर को बसाने के लिए ओशो के शिष्यों ने अपना पूरा योगदान दिया। जो जिस काम में माहिर था उसने वो काम किया। जो कारपेंटर था उसने शहर में कारपेंटर का काम किया। जो इंजीनियर था उसने सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज को पूरा किया। इस तरीके से उनके शिष्यों ने ही पूरे रजनीशपुरम को बसा दिया। इस शहर में डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर्स, कारपेंटर, सभी सेक्टर से जुड़े लोग रहा करते थे और ये सभी ओशो के फॉलोअर्स थे। इन्होंने इस शहर को बसाने के लिए कोई सैलरी नहीं ली, बल्कि उनके पास जो कुछ था उसे भी इस शहर को बनाने में खर्च कर दिया। रजनीशपुरम शहर पूरी तरह से अब बस चुका था। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए तमाम फैसिलिटीज मौजूद थी। शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज के साथ साथ एक शहर में मिलने वाली तमाम फैसिलिटीज यहाँ के लोगों को मिल रही थी। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना भी इसी शहर में आकर रहने लगे। वो यहाँ पर माली का काम करते थे। आपको बता दें कि इस शहर का टोटल कंट्रोल ओशो यानी कि रजनीश के हाथ में था। इसका अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ओशो से हजारों लाखों की संख्या में लोग मिलने के लिए आते थे। जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, अगर वो हवाई जहाज से आते थे तो उनके हवाई जहाज को लैंड करने के लिए बाकायदा हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया। अब अमेरिका में भी ओशो की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। उस समय ओशो के पास 90 रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी। दुनिया की महंगी महंगी घड़ियां उनके पास होती थी। ये तमाम सामान उन्हें उनके शिष्यों के द्वारा गिफ्ट में दिए जाते थे। रजनीशपुरम में ओशो ने सेक्सुअल लिबरलाइजेशन जैसी किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखा था। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में जैसी कंट्रोवर्सी हुई, अमेरिका में उस तरीके की कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर उनके आश्रम में एड्स फैलने जैसी खबरें सामने आती रही। ओशो से पहले स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस, इस्कॉन मूवमेंट के स्वामी प्रभुपाद भी हिंदुस्तान से अमेरिका गए। वहां उन्होंने अपना मूवमेंट फैलाया, लोगों को जोड़ा, अपना काम किया और वापस आ गए। इनमें से किसी भी धर्म गुरु से अमेरिका की किसी भी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ओशो के साथ बात अलग थी। उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग ही लेवल पर जा चुकी थी। इसीलिए अमेरिका की गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करना चाहती थी। पर सवाल ये उठता है कि इसका कोई कारण तो सामने आए। बिना किसी डिस्प्यूट और प्रॉब्लम के गवर्नर भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी।
साल 1978 में अमेरिका में जेम्स टाउन में एक ऐसी घटना घटी जिसमें लगभग 900 से अधिक अमेरिकियों की मौत हो गई। इस शहर को भी एक व्यक्ति ने पर्सनल एस्टैब्लिश किया था। इस एक्सपीरियंस से सीख लेते हुए अमेरिकी गवर्नमेंट रजनीशपुरम पर अब कड़ी नजर बनाए रखे हुए थी। साल 1984 में ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी रही मां आनंदशीला पर गंभीर आरोप लगे। उन पर बायो टेरर अटैक का एलिगेशन लगाया गया। इन एलिगेशंस के मुताबिक मां आनंदशीला ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर अमेरिका के ऑरेगन स्टेट के 10 रेस्टोरेंट्स में साल्मोनेला बैक्टीरिया को फैलाया, जिसकी वजह से 711 लोगों को फूड पॉइजन की शिकायत हुई। इनमें से 45 लोग क्रिटिकल स्टेट में चले गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अमेरिकन एजेंसी ने इसे अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायोडेटा अटैक बताया और इस अटैक के पीछे जो वजह बताई वो ये थी कि वास्को काउंटी में इलेक्शन होने थे और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए आनंदशीला ने ये बायोडेटा अटैक किया। मां आनंदशीला अपोजिट कैंडिडेट के वोटर्स को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अमेरिका सिक्योरिटी एजेंसी का ये केवल एक प्रोपेगेंडा था जिसके जरिए वो ओशो पर कंट्रोल कर सके। इन तमाम एलिगेशंस को लेकर ओशो का यही कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मां आनंदशीला को इस आरोप में गिल्टी पाया गया और उन्हें उम्र की सजा हुई। जब अमेरिकन अथॉरिटी रजनीशपुरम पर एक्शन लेने लगी तब ओशो ने अपने फॉलोअर्स के साथ अमेरिका से भागने का निश्चय लिया, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। शैरलॉट एयरपोर्ट पर ओशो को पकड़ा गया। उनके फॉलोअर्स के पास से $55,000 पिस्टल और ज्वेलरी को बरामद किया गया। अब ओशो पर इमिग्रेशन फ्रॉड का आरोप लगाया गया और उन्हें 12 दिन तक अमेरिका की अलग अलग जेलों में रखा गया। उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। अमेरिका के दबाव के चलते दुनिया के 21 देशों ने ओशो को अपने यहाँ आने से रोक दिया। फाइनली ओशो वापस इंडिया आ गए और साल 1987 में वो अपने पुणे आश्रम में वापस आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। भारत वापस आने के कुछ समय बाद उन्हें अस्थमा, बैक पेन और हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका में दिए गए स्लो पॉइजन को बताया। 19 जनवरी 1990 को 60 साल की उम्र में ओशो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी डेथ को लेकर भी कई कंट्रोवर्शियल थियरी सामने आई। तो दोस्तों, ये थी विवादास्पद स्पिरिचुअल लीडर ओशो की पूरी स्टोरी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।